क्या है, ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, पुरुषों की बात कर रहे हैं। पुरुषों में हम किसकी बात कर रहे हैं, जनन की बात कर रहे हैं। और जनन के रूप में पुरुषों में क्या पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं, जिन्हें हम टेस्टिस कहते हैं। अब इन वृषण के अंदर पाई जाती हैं क्या, शुक्र जनन नलिकाएं। वृषण के अंदर क्या पाई जाती हैं, शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। और इन शुक्र जनन नलिकाओं के बीच बीच में छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनके ही बीच बीच में हमें क्या देखने के लिए मिलेंगी, छोटी छोटी कोशिकाएं देखने के लिए मिलेंगी। हमने कहा कि पुरुषों में जनन के रूप में क्या पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं। वृषण में क्या पाई जाती हैं, शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनके बीच बीच में क्या पाई जाती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन छोटी छोटी कोशिकाओं का जो समूह होता है, इन्हें हम सरटोली कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अंतराली कोशिकाएं। या तो आप इन्हें सरटोली कोशिकाएं कह दें, या अंतराली कोशिकाएं कह दें, या फिर लैडिंग कोशिकाएं कह दें, सब एक ही है। तो यहाँ पर हम अंतराली कोशिकाएं या एक और इनका नाम लिख देते हैं, लैडिंग कोशिकाएं। क्या कहा जाता है, अंतराली कोशिकाएं या फिर लैडिंग कोशिकाएं कहा जाता है। और इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, इन्हीं अंतराली या लैडिंग कोशिकाओं के द्वारा नर हार्मोन्स का क्या होता है, स्राव होता है। और नर हार्मोन्स के रूप में किसका स्राव होता है, एंड्रोजन्स का स्राव होता है। किसका स्राव होता है, एंड्रोजन्स का स्राव होता है। और जो पुरुष में पुरुष के समान लक्षण हैं, वो किसके कारण है, एंड्रोजन्स हार्मोन्स के कारण है। किसके कारण हो जाएंगे, एंड्रोजन्स हार्मोन्स के कारण। तो एक तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं, शुक्र जनन नलिकाओं में छोटी छोटी कोशिकाओं का समूह, और इन छोटी छोटी कोशिकाओं के समूह को यहाँ पे क्या कहा जाता है, अंतराली कोशिकाएं या लैडिंग कोशिकाएं का अंतराली कोशिकाएं या लैडिंग कोशिकाएं कहा जाता है। इनके द्वारा नर हार्मोन्स का क्या होता है, स्राव, जिसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोजन्स। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, जो एंड्रोजन्स हार्मोन्स है, एंड्रोजन्स हार्मोन्स, इस एंड्रोजन्स हार्मोन्स के क्या देखने हैं, कार्य देखने हैं। एंड्रोजन्स हार्मोन्स के क्या देखने हैं, कार्य। हमने कहा कि जो पुरुष है उसमें पुरुषों के समान जो लक्षण है वो किसके कारण है, एंड्रोजन्स हार्मोन्स के कारण है। तो इसमें सबसे पहले इसका काम क्या होगा, इसके कारण जो पुरुष होते हैं, पुरुषों की जो आवाज होती है, ये आवाज कैसी हो जाती है, भारी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हम लिखेंगे, पुरुषों की क्या आ जाती है, दाढ़ी मूछ आ जाती है। इसके अलावा यदि हम लिखेंगे तो शरीर पर, और ये भी लिख सकते थे गुप्तांगों पर, ये आप समझते होंगे, शरीर पर गुप्तांगों पर क्या आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं। इसके पश्चात यदि हम देखें तो जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में एंड्रोजन्स हार्मोन्स के प्रभाव के कारण जो कंधे होते हैं, कंधे, ये कंधे कैसे हो जाते हैं, कंधे चौड़े हो जाते हैं। जनन अंग कैसे हो जाते हैं, जनन अंग परिपक्व हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, जनन अंग परिपक्व हो जाते हैं। मतलब सीधा सीधा सा ये हो गया कि ये संतान उत्पन्न करने में कैसे हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। तो ये सब कार्य यहाँ पर हमने कहा। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते थे कि जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियां, ये मांसपेशियां भी कैसी हो जाती हैं,
मजबूत हो जाती हैं, मांसपेशियां भी कैसी हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। इसके अलावा हम लिख सकते थे लैंगिक परिपक्वता आ जाती है, तो लैंगिक परिपक्वता इसके अंतर्गत ही हो जाएगा। ये नर हार्मोन्स एंड्रोजन्स के क्या हो जाएंगे, कार्य हो जाएंगे। इसके पश्चात आप यह भी लिख सकते हैं कि जो नर होता है, नर का जो स्वभाव होता है ये कैसा हो जाता है, आक्रामक हो जाता है। कैसा हो जाता है, आक्रामक। मतलब देखेंगे किसी बच्चे को देखेंगे तो 14, 15, 16 साल की, 17 साल की एज में, अधिकांशतः 16 से 17, 18 साल के बीच में देखेंगे तो जो शरीर होता है, शरीर में अचानक क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। वही आपके किसके कारण होते हैं, एंड्रोजन्स हार्मोन्स के कारण होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, अंडाशय के बारे में। अंडाशय, ये अंडाशय भी किसके रूप में काम करते हैं, ये अंडाशय जो महिलाएं होती हैं, अंडाशय महिलाओं में किसके रूप में होते हैं, जनन के रूप में होते हैं। अंडाशय महिलाओं में किसके रूप में होते हैं, जनन के रूप में होते हैं। और इनके द्वारा भी क्या होता है, हार्मोन्स का स्राव होता है, जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स हो जाएगा, एक हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन, और एक हार्मोन्स हो जाएगा रिलैक्सिन हार्मोन्स। इन हार्मोन्सों का क्या होता है, स्राव होता है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात फिर से समझेंगे कि ये जो हार्मोन्स हैं, महिला में जो महिलाओं के समान लक्षण आपको देखने के लिए मिलेंगे वो इन हार्मोन्सों के कारण ही देखने के लिए मिलेंगे। इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किस हार्मोन्स के बारे में, एस्ट्रोजन हार्मोन्स के बारे में। एस्ट्रोजन हार्मोन्स, अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, इस एस्ट्रोजन हार्मोन्स का एक और नाम होगा। इसके जो लक्षण रहेंगे, जो कार्य रहेंगे, उनके आधार पर इसका एक और नाम बनेगा। तो अभी तो हम लिख देते हैं, अब क्यों कहा जाता है वो अभी हम आगे देख लेंगे। इसे नारी विकास हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नारी विकास हार्मोन्स, यानी नारी का इस हार्मोन्स की सहायता से क्या होता है, विकास होता है। तो अब सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे इसके लक्षण। तो यह हार्मोन्स ग्रेफियन फॉलिकल्स की जो पुटिकाएं होती हैं, ये आपको कक्षा 12वीं में पढ़ने के लिए मिलेगा, ग्रेफियन फॉलिकल्स के बारे में। ग्रेफियन फॉलिकल्स के द्वारा जो ग्रेफियन फॉलिकल्स की जो पुटिकाएं होंगी, इनके द्वारा आपको एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित देखने के लिए मिलेगा, या इनके द्वारा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स क्या होता है, स्रावित होता है। अब यह हार्मोन्स क्या करता है, अब देखेंगे हम इस हार्मोन्स के कार्य देखेंगे। तो यह हार्मोन्स जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों में इस हार्मोन्स के द्वारा जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों में जनन अंगों का विकास होता है। लड़कियों में जनन अंगों के विकास में कैसा होता है, सहायक होता है। यह हार्मोन्स लड़कियों में जनन अंगों के विकास में कैसा होता है, सहायक होता है। जनन अंग यानी जो अंग प्रजनन की क्रिया में भाग ले, उन अंगों को हम क्या कहते हैं, जनन अंग कहते हैं। इसके बाद हम लिख सकते हैं यह हार्मोन्स लड़कियों के लैंगिक लक्षणों के, यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे, लड़कियों की तो बात कर ही रहे हैं, लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए, लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए कैसा होता है, उत्तरदायी होता है। लैंगिक विकास के लिए कैसा होता है, उत्तरदायी होता है। इस हार्मोन्स के प्रभाव से यदि हम देखें तो जो मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म जिसे हम क्या कहते हैं, रजो धर्म भी कहते हैं, ये कैसा हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। मासिक धर्म कैसा हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इसके पश्चात और लक्षणों में यदि हम देखें
तो और भी लक्षण लिख सकते हैं। आवाज के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं, जो आवाज होती है ये आवाज कैसी हो जाती है, मधुर हो जाती है। जो स्वभाव होता है स्वभाव कैसा हो जाता है, विनम्र हो जाता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो और भी लिख सकते हैं, स्तनों का विकास हो जाता है, स्तनों का विकास हो जाता है। और फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, गुप्तांगों पर बाल आ जाते हैं। ये लक्षण हो जाएंगे। अब चूंकि ये जो लक्षण है ये सब लक्षण किसको बता रहे हैं, ये सब लक्षण बता रहे हैं कि एक नारी का क्या हो रहा है, विकास। और ये जो विकास हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण हो रहा है। इस कारण इस हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, नारी विकास हार्मोन्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले हार्मोन्स की। दूसरे हार्मोन्स के रूप में हमें किसे देखना है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। अब जैसे हमने देखा कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स था, एस्ट्रोजन हार्मोन्स में जो लक्षण थे उन लक्षणों के आधार पर उसका एक और नाम पड़ा जिसे हम क्या कह रहे थे, नारी विकास हार्मोन्स। अब यहाँ पर जो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, ऐसे ही इसका भी नाम होता है, इसे हम क्या कहते हैं, गर्भधारण हार्मोन्स कहते हैं। गर्भधारण हार्मोन्स कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये स्रावित किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो हार्मोन्स है ये कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा, जो कार्पस ल्यूटियम की कोशिकाएं होंगी उनके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का क्या होता है, स्राव होता है। यह निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में स्थापित करने में क्या करेगा, योगदान करेगा। हमने कहा निषेचित अंडाणु को, इसको हम सीधा लिख सकते थे, निषेचित अंडाणु को हम क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। निषेचित अंडाणु को हम क्या कहते हैं, जायगोट। तो चाहे आप निषेचित अंडाणु कहें या फिर सीधा क्या कहें, जायगोट कहें, तो इसको गर्भाशय में स्थापित करने का क्या कहता है, कार्य करता है। गर्भाशय में स्थापित करने का क्या करता है, कार्य करता है। इसके अलावा ये क्या करेगा, जो गर्भाशय होगा इस गर्भाशय की दीवार को मोटा करने का कार्य करता है। गर्भाशय की दीवार को क्या कर देता है, मोटा कर देता है। और गर्भाशय की जो दीवार होती है इसमें मोटा होने से क्या होगा, जो गर्भाशय की जो दीवार होगी, गर्भाशय की दीवार में पोषक पदार्थों का क्या करता है, संग्रह करता है। अब होता तो क्या है, जब गर्भाशय की दीवार में पोषक पदार्थों का संग्रहण होता है, इसी कारण गर्भाशय की दीवार कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। इसके साथ में यदि हम देखें तो जब कौन सी क्रिया होती है, गर्भधारण की क्रिया होती है, यानी प्रेगनेंसी हो जाती है, तो इस समय भी यदि हम देखें तो इस समय स्तनों के विकास को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। गर्भधारण की क्रिया के दौरान स्तनों के विकास को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। और यदि गर्भधारण की क्रिया हो जाती है तो गर्भधारण की क्रिया के समय जो मासिक धर्म होता है, मासिक चक्र भी लिख सकते हैं, रजोधर्म भी लिख सकते हैं, इसको बंद करने का भी इसके द्वारा क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी बात चल रही है वो गर्भधारण की चल रही है। इस कारण इस हार्मोन्स को क्या कहा जाता है, गर्भधारण हार्मोन्स भी कहा जाता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, गर्भधारण को प्रेगनेंसी कहते हैं, तो इसका एक और नाम निकल आएगा, प्रेगनेंसी हार्मोन्स। गर्भधारण हार्मोन्स या प्रेगनेंसी हार्मोन्स किसे कहा जाता है। एक और हार्मोन्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे,
रिलैक्सन हार्मोन्स। एक और हार्मोन्स हो जाएगा जिसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है, रिलैक्सिन हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। इस हार्मोन्स का जो स्राव होता है ये अंडाशय और प्लासेंटा या प्लेसेंटा जिसे आप कह सकते हैं, अंडाशय और प्लेसेंटा के द्वारा होता है। इसकी विशेषता क्या है, ये हार्मोन्स कब स्रावित होता है, ये हार्मोन्स प्रसव की क्रिया के दौरान, प्रसव की क्रिया के दौरान कैसा होता है, स्रावित होता है। मतलब जब कोई महिला संतान को क्या देती है, जन्म देती है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रसव। और उसी समय अंडाशय प्लेसेंटा से क्या होता है, रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स का क्या होता है, स्राव होता है। यह हार्मोन्स क्या करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, इस हार्मोन्स के द्वारा क्या किया जाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या कर दिया जाता है, ढीला कर दिया जाता है, ढीला करने का कार्य करता है। जब प्यूबिक सिम्फाइसिस ढीला हो जाता है जिससे शिशु जन्म कैसा हो जाता है, आसान हो जाता है, शिशु जन्म कैसा हो जाता है, आसान हो जाता है। तो अभी हम कुछ ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्सों के बारे में देख रहे थे।